इसमें दे रखा है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। वही कहता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ कहाँ है। तो सबसे बड़ी जो है वो लद्दाख है और सबसे छोटी जो है वो है चांदनी चौक। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वोटर लिस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को तैयार करता है और जो लोग एलिजिबल होते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनको वोट देने के लिए ये मतलब क्लियर किया जाता है और इलेक्शन कमीशन इसकी वो बनाता है, लिस्ट बनाता है और लिस्ट बना करके ये क्लियर करता है कि कौन लोग इस बार वोट देने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। उसके बाद आया कि एज कितनी होती है, एलिजिबल एज वोटिंग के लिए कितनी है। तो 18 साल आपको पता है यूनिवर्स आइडेंटिटी फ्रेंचाइजी के हिसाब से 18 साल जो है वो होनी चाहिए और उसके बाद आप वोट देने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। जो ये कहते हैं कि कैंडिडेट कैसे बनते हैं, तो देखिए कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट 25 ईयर एक एज होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनना है तो उसे 25 ईयर का होना कंपलसरी है। इससे नीचे के लोगों को नहीं हो सकता है। 25 साल अगर एज है तो वो बंदा कैंडिडेट हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, खड़ा हो सकता है जी ठीक है, मतलब पॉलिटिकल के बिहाफ पर वो खड़ा हो सकता है। कहते हैं इसमें लिखा है टिकट, जो ये तो टिकट वाली बात, मतलब टिकट का मतलब ये होता है कि पार्टी जो है अपनी तरफ से किसी एक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनीज़ बनाती है कि ये भाई जो है हमारी तरफ से नॉमिनीज़ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप अपना बहुमूल्य वोट इनको दीजिए और ये जो है जीत करके ये हमारे द्वारा ही किया सारा काम करेंगे और ये जो है बीजेपी के द्वारा जो भी काम होंगे वो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी द्वारा किए जाएंगे। इस तरह से नॉमिनीज़ बनाए जाते हैं। अब कहते हैं वेरियस मीडियम ऑफ मीन्स एंड लिखा है इलेक्शन कंपेनिंग। तो इलेक्शन कंपेनिंग का बहुत तरीका होता है। सबसे पहले पुटिंग अप द पोस्टर्स, आपने देखा होगा नए नए पोस्टर लगा देते हैं लोग, हाथ जोड़ करके लगा देते हैं कि बहुमूल्य कीमती वोट इन्हें दें। दूसरा होता है द होल्ड द मीटिंग्स, आपने देखा होगा रैलियां की जाती हैं, मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। जब भी लोकसभा चुनाव चल रहे थे, देखिए इस बार तो यहाँ जेपी नड्डा जी भी आ गए थे, आए थे आमोद तिवारी, वो मनोज तिवारी, जेपी नड्डा और वो क्या नाम था उनका, वो जो भोजपुरी स्टार हैं क्या नाम उनका, अरे नहीं और भी तो हैं वो, अरे हैं रवि किशन, वो भी आए थे। हाँ डिलीवर्स स्पीच देते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं। टेक आउट ऑफ द लिखा है, टेक आउट, हाँ अब ये कहते हैं गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड मीटिंग द पीपल, लोग घर घर जा कर के लोगों से मिलते हैं, अपने काम गिनवाते हैं, अपनी बारों में बताते हैं, अपने बारे में ये बताते हैं कि वो कितना काम कर सकते हैं। उनको ये तरह तरह के बात, मतलब तरह तरह की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं, तरह तरह के लुभावने ऑफ़र देते हैं ताकि वे इन सब चीज़ों को समझ सकें। कहते हैं इसमें लिखा है कि इलेक्शन स्लोगन क्या होता है, इलेक्शन स्लोगन मतलब नारे क्या होते हैं। जैसे में लिखा है कि इसमें देखा है तेलुगु ये देशम पार्टी जो है, जनता पार्टी है, इंदिरा गांधी है, सेफ डेमोक्रेसी है, तमाम तरह की विनिंग लैंड वाली पार्टी है, बहुत सारे स्लोगन दिए जाते हैं। अब की फिर एक बार मोदी सरकार, गली गली में चोर है। इस तरह की चीज़ों का यूज़ ना करें, हाँ, इस तरह की चीज़ों का यूज़ ना करें। ये देखिए तमाम तरह के स्लोगन्स होते हैं कि जैसे फिर एक बार मोदी सरकार, देखा ना बहुत बार सबके बंदा केजरीवाल हाँ ये स्लोगन आपने देखे होंगे। इसमें दे रखा है इलेक्शन कमीशन क्या होता है। देखिए द वर्क ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन एंड इंडिया इज डन बाय द लिखा है इंपीरियल एंड द इंडिपेंडेंट यूनिट कॉल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। देखिए एक बात याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरे भारत का चार्ज होता है और पूरे भारत सरकार द्वारा इलेक्शन कराने की रणनीति पर कोशिश की जाती है और इलेक्शन कमीशन ही इंडिपेंडेंटली पूरे भारत में मतलब वोट डालने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और ये इस तरीके से पूरे भारत में वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब वोट डालने की प्रक्रिया शुरू जो होती है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा नॉमिनीज फाइल किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा डेटों का अनाउंस किया जाता है, फिर उसके बाद उनकी वार्ड संख्या बांट दी जाती है और तमाम तरह के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जाते हैं। कहते हैं पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कितनी ताकत है इलेक्शन कमीशन की भारत में। कहते हैं द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस बाय द इशू ऑफ द इलेक्शन नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट।
एक सबसे पहले कि मतलब वोट कब डाले जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट कौन घोषित करेगा, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है। कहते हैं इन्फोर्स द, लिखा है मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट एंड पनिशेबल कैंडिडेट एंड पार्टीज हुज वर वॉलेटेड, और वो हर तरह के, देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और जो भी कैंडिडेट ज़्यादा बदतमीज़ी करता है या फिर किसी भी तरीके से मतलब गलत काम करता है या फिर किसी भी तरीके से फोर्सफुली किसी चीज़ को अगर मतलब दबाव डाल करके वोट डलवाने की कोशिश करता पकड़ा गया तो इलेक्शन कमीशन उसे सज़ा भी दे सकता है। और अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरह की सज़ा के प्रावधान होते हैं इसमें। कहते हैं ब्रिंगिंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अंडर वन कंट्रोल एंड गेटिंग द इलेक्शन वर्क डन फॉर देम एंड री इलेक्शन शुड बी कंडक्ट बाय दोज पोलिंग स्टेशन वेयर द इलेक्शन वर नॉट इज कंडक्ट बाय द प्रॉपरली। अब ये कहते हैं, इसमें लिखा है कि ब्रिंगिंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल अंडर द कंट्रोल एंड गेटिंग अ इलेक्शन वर्क डन फॉर देम, जितनी भी ऑफिशियल मतलब ये समझ लीजिए कि जितना भी कंट्रोल और वर्क है, इलेक्शन वर्क है, वो उन्हीं ऑफिशियल वर्क के हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद जिन भी सीटों में चुनाव हो गए हैं और या चुनाव नहीं हुए हैं या चुनाव हो जाने के बाद उन कैंडिडेट की डेथ हो गई है या वो कैंडिडेट नहीं रहे, मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है, तो उस पर भी री चुनाव कराने का या फिर री इलेक्शन कराने का जो तरीका होता है, ये भी इलेक्शन कमीशन ही इसे मतलब आगे बढ़ाता है। और इलेक्शन कमीशन द्वारा दोबारा से उसे री इलेक्शन कराए जाएंगे, या यहाँ मतलब कैंडिडेट की मौत हो गई हो या फिर उसने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया हो या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, या फिर हो सकता है ऐसे में भी इलेक्शन कमीशन तब भी मतलब ऐसी दोबारा उद्घोषणा कर देता है, जैसे कि कुछ सीटों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मतलब ज़्यादा जैसे नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं या जहां लड़ाई का दंगे होने का खतरा ज़्यादा होता है, ऐसे भी इलाके होते हैं। तो ऐसे इलाकों में क्या होता है कि सरकार को, इलेक्शन कमीशन को ये क्लियर होता है कि अगर यहाँ ढंग से वोट पड़ रहे हैं तो ठीक है, और अगर ज़रा भी पता चल गया कि यहाँ धांधली हुई है या फिर यहाँ किसी तरह की मतलब विरोध हुआ है या फिर लड़ाई हुई है या किसी तरह का हिंसात्मक कोई कार्रवाई हुई है, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ के चुनाव को रद्द कर देता है और वो ये कह देता है कि यहाँ चुनाव दोबारा होंगे, ये चुनाव नहीं मान्य होते हैं। तो सर इलेक्शन कमीशन ये भी पावर रखता है कि वो दोबारा इलेक्शन कमीशन दोबारा तरीके से री चुनाव करा सकता है या री इलेक्शन करा सकता है। ये पावर भी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। होगा कैसे? अब हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ? केजरीवाल, देखिए केजरीवाल जी हटे हैं, वे कानूनी प्रक्रिया के दौरान हटे हैं, इससे उनका री इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं था। री इलेक्शन तब कराए जाते हैं कि उस पार्टी से कोई कैंडिडेट हो ही ना, और केजरीवाल जी का पूर्ण बहुमत की सरकार है उनकी, ठीक है, और वो मतलब वे अपने दल के मुखिया नहीं चुना जा सके तो कोई और उनके दल का मुखिया चुना गया, लेकिन वो सीट खाली नहीं रह सकती है, ठीक है। और जो आप जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सीट ऐसी होती है कि देखिए नॉमिनीज़ में या तो फिर एक्सपायर हो गए हों या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया हो। अगर जैसे मतलब केजरीवाल जी ये कह देता है कि हम अपनी सरकार गिरा देंगे और भंग कर देंगे, सरकार को भंग कर देंगे, तो फिर यहाँ मध्यवर्ती चुनाव हो जाते, लेकिन यहाँ सरकार भंग नहीं हुई है, सरकार गिरी नहीं है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहाँ की सरकार गिरी नहीं है, वहाँ के जितने भी विधायक हैं वे मतलब उन्होंने मतलब रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया है। वो जैसी भी चीज़ें हैं, चैलेंज बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहते हैं एक सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन, इंडिया इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले बिफोर द चैलेंज क्या है? बिफोर द चैलेंज मतलब प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिस एंड रिच कैंडिडेट एंड पार्टीज। सबसे पहले कि अनफेयर प्रोसेस को और रिच कैंडिडेट को रोकना है। अनफेयर प्रोसेस का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का अनफेयर ना हो, मतलब किसी भी तरह की धांधली या फिर पैसे को लेकर के। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव चलते हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत तब हो जाती है कि जब लोगों को पैसे दे करके वोट मांगने की या वोट खरीदने की कवायद होती है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का ये चैलेंज होता है कि वह ऐसे कैंडिडेट या ऐसी पार्टी को या ऐसे अनफेयर चीज़ों को वो रोक सके। दूसरा, पुटिंग अ ब्रेक ऑन कैंडिडेट विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑन द कनेक्शंस। कहते हैं कि सबसे पहले कि किसी भी कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जहां मतलब जिसने कहीं 2-4 कत्ल किए हों या फिर 2-4 हत्याएं कर दी हों और पता चले उनको भी रख दिया है, वो बात पे बंदूक निकाल ले। हाँ, तो देखिए ऐसा है, अब ये बात तो क्लियर है कि ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी के कैंडिडेट को आप नहीं रख सकते, क्रिमिनल एक्टिविटी के कैंडिडेट को आप नहीं रख सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस तरह के जो मतलब अराजक तत्व होते हैं, इससे समाज में जो है अशांति फैलाते हैं, इस वजह से इस तरह के कैंडिडेट को नहीं रखा जा सकता। दूसरा, टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑप्शन टू वोटर्स टू चूज़ फ्रॉम। वे हमेशा ये चाहते हैं कि वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिल सकें,
ताकि वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा सही और फ्री और फेयर चीज़ें चुनने का मौका मिल सके। ये इलेक्शन कमीशन का ही ताकत होती है। अगला, रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और वे जो है ना, हर तरह की स्मॉल पार्टीज़ और जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं और या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको भी हर तरह की प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन वो करते हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं मतलब वे जो निर्दलीय होते हैं, निर्दलीय मतलब वे किसी भी दल से नहीं होते हैं, ना वे भारतीय जनता पार्टी से होंगे, ना वे आप से होंगे, ना वे कांग्रेस से होंगे, वे निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इलेक्शन कमीशन का ये भी ये भी दायित्व होता है कि वो ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को या छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को पूर्ण रूप से ताकत और उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वे दें। ठीक है, अगला टॉपिक है स्टेप टेकन बाय द कंडक्ट एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये टॉपिक मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। वोटर लिस्ट जो है इलेक्शन से पहले आ जानी चाहिए, वो भी करेक्शन वाली आती है, करेक्ट आनी चाहिए। दूसरी, कंट्रोल ओवर द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर द वोटर्स, ये जो है जितने भी जो वोटर्स के कार्ड होते हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, उनको अच्छी से वेरिफिकेशन करना चाहिए ताकि कोई फ्रॉड बंदा आकर के वोट इजली डिस्पोजल ऑफ द इलेक्शन पिटिशंस, कोई भी इलेक्शन पिटिशन डाल सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूज़ ऑफ मनी पावर इन इलेक्शन, जो भी पैसा इलेक्शन में यूज़ हुआ है उस पैसे का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि वो पैसे का गलत जगह यूज़ ना हो सके। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं द रूल फॉलो बाय द पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेनिंग इज कॉल्ड बाय द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान जितने भी रूल्स को फॉलो किया जाता है, इसको हम कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं। मेन प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब है कि नो रिलीजियस प्लेस विल बी यूज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, किसी भी तरीके से धार्मिक चीज़ों को मतलब यूज़ ना किया जाए इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल विल नॉट यूज बाय द इलेक्शन कैंपेनिंग, सरकार की किसी भी संपत्ति का, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, ऐसी किसी भी संपत्ति का इलेक्शन कैंपेन में कभी भी यूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन नो पॉलिसीज डिसीजन विल बी टेक बाय द गवर्नमेंट एंड नो फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी स्कीम विल बी बाय लेट। कहा यह जाता है कि जैसे ही इलेक्शन आउट हो जाते हैं, मतलब इलेक्शन की डेट आ जाती है, उसके बाद कोई भी पॉलिसीज़ को अनाउंस नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा करते पकड़े गए तो ये एक अपराध हो जाता है। अपराध इस वजह से कि आपने देखा कि अब वोट पड़ने वाले हैं, तो आप तो तीसरे दिन आज में हम जो है पूरे जनता के लिए सारा अनाज फ्री कर रहे हैं, परसों हम सारी ट्रैवल फ्री कर देंगे, तो ये तरह के प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शंस की, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट, प्रेजेंट टाइम में जो भी गवर्नमेंट है, वे किसी भी तरह की पॉलिसीज़ को या किसी भी तरह के फाउंडेशन को या गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्रोसेस को वो ऐसा कोई भी फॉलो अप नहीं दे सकती है जिसका सीधा फायदा या फिर इसका सीधा उपयोग जो है जनता द्वारा किया जा सके। क्योंकि इससे क्या होता है कि जनता को मतलब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या जनता को किसी भी तरीके से सीधे फ़ायदे या पर्सनल लोगों को फ़ायदे दिए जा सकते हैं। इस वजह से ये प्रोविज़न होता है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन अनाउंस के बाद किसी भी तरह की पॉलिसीज़ को अनाउंस नहीं कर सकते। इसमें दे रखा है वाइड नॉट कैंडिडेट और लिखा है व्हाट आर नो कैंडिडेट और अ पार्टी कैन ड्यूरिंग द इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉ नो कैंडिडेट और पार्टी कैन बी डू फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग द इलेक्शन इंक्लूडिंग लिखा है द थ्रेटिंग टू द वोटर्स आस्क फॉर द वोट इन द नेम ऑफ द कास्ट एंड रिलीजियस यूज द गवर्नमेंट रिसोर्स इन इलेक्शन कैंपेनिंग स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ लोकसभा और इलेक्शन एंड 10 लाख इन अ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये कहते हैं कि इंक्लूडिंग द आस्किंग फॉर अ वोट द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजियस, कहा यह जाता है कि किसी भी कैंडिडेट को उसकी कास्ट और रिलीजियस देख करके कभी वोटर के नाम को कभी कास्ट नहीं पूछी जा सकती है, ना रिलीजियस पूछा जाएगा कभी, ना कास्ट पूछी जाती है। दूसरा, यूज़ द गवर्नमेंट रिसोर्स टू इलेक्शन कैंपेनिंग, ये जो है कभी भी गवर्नमेंट रिसोर्स के इलेक्शन कैंपेनिंग का जो इलेक्शंस जो होते हैं कैंपेनिंग को कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। कभी भी 25 लाख रुपए से ज़्यादा लोकसभा में और 10 लाख रुपए से ज़्यादा विधानसभा में कभी भी पैसा ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता है। और ये ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड के दौरान की जाती हैं। समझ में आ गया? और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। भैया अपन तो पैसा लगा